सो वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि लेंसकार्ट के आईपीओ के अंदर क्या चल रहा है, फिर लेंसकार्ट के अंदर क्या चल रहा है, या फिर हर कोई बंदा आके आपसे क्यों लेंसकार्ट के बारे में ही क्यों बोल रहा है कि लेंसकार्ट के आईपीओ के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई लेंसकार्ट के आईपीओ के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यहाँ डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, किस वजह से हाइप बनाई जा रही है इंटरनेट के ऊपर, क्या मतलब क्या पॉइंट्स हैं इनकी वजह से हाइप बनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं समझना पड़ेगा जो ड्राफ्ट डाला था लेंसकार्ट ने वो जुलाई में डाला था, जुलाई 29 2025 के अंदर। ठीक है, अब इसको आईपीओ इशू करना था जिसके अगेंस्ट उसको 2150 करोड़ रुपए रेस करने थे और अप टू 13.23 करोड़ ऑफ इक्विटी शेयर्स इतने इशू करने थे। जो स्टॉक की फेस वैल्यू है ना, वो फेस वैल्यू यहाँ पे रखी हुई 2 रुपए की, जो सही है बिकॉज देख सकते हैं कि शायद आगे जाके एक बार स्प्लिट मिलेगा स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो सही चीज है वो। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 रुपए के रेट में इतने सारे शेयर्स को इशू करा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 19.97% है, जो थोड़ी सी हायर होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत रिजर्वेशन वगैरह करी हुई है, लेकिन अब एक्चुअली में यहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है जहाँ पे एक्चुअली में जो इसकी कंपनी के फाइनेंस है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे हाइप बन रही है। ठीक है, तो अगर तुम टोटल एसेट देखते हो तो 3 साल के अंदर कुछ ज़्यादा कोई खास इतना बड़ा चेंज नहीं आया टोटल एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बेसिकली 2023 के अंदर ये ऑलमोस्ट 4000 थी, फिर यहाँ पे 5600 हो गई, फिर उसके बाद 7000 हो चुकी है अभी। ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 तक जो टोटल नेट इनकम थी कंपनी की वो थी 4000 के आसपास की। उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो 2024 में हो गई 5600 की, फिर उसके बाद 2025 में हो गई वो 7000 रुपए की। उसके बाद यहाँ पे तुम एक्चुअली देखोगे अब चीज़ें चेंज होनी चालू होती है बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में यहाँ तुम जाकर देखोगे तो यहाँ पर तुम देखेगा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पहले वो नेगेटिव था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ईयर भी नेगेटिव था, लेकिन करंट ईयर के अंदर ये लोग पॉजिटिव आ गए हैं और पॉजिटिव भी बहुत अच्छे तरीके से आए। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 के आसपास ही पॉजिटिव आ चुके हैं, मतलब बेसिकली 300 करोड़ का जो है प्रॉफिट इन्होंने इस बार करा हुआ है। उसके बाद तुम यहाँ पर देखोगे जो नेटवर्थ है कंपनी की उसके अंदर कुछ ज़्यादा इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया कंपनी की टोटल नेटवर्थ के अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और यहाँ पे कंपनी और बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है, एक्सपेंशन कर रही है, यहाँ पे अब करंट टाइम के अंदर कंपनी की नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो टोटल बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट 1/3 हो चुकी है। ठीक है, पहले 917 करोड़ थी, फिर उसके बाद 497 करोड़ हुई लास्ट ईयर, और करंट ईयर के अंदर 345 करोड़ हो गई। ठीक है, जो बहुत अच्छी है। उसके बाद जो आरओसी है, ठीक है, बेसिकली 30.84% है, जो एक्चुअली में कम है मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट 20% या 70% के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है बिल्कुल इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, तो इस वजह से मैं कुछ अभी तो 100% गाइडलाइन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट 15% से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट ये 14% है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया। अगर आरओसी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होता है तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आरओसीई होता है बेसिकली मेजर ऑफ अ कंपनीज एफिशिएंसी इन जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम जाकर देखोगे यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मतलब किस किस चीज़ों के लिए जो आईपीओ इशू हो रहा है। ठीक है, पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ होगी कंपनी की, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ेगा, टोटल एसेट्स बढ़ेंगे और टोटल नेटवर्थ तुम्हें बढ़ता हुआ दिखेगी कंपनी की। ठीक है, जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि टोटल नेटवर्थ के अंदर कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं आया, सिर्फ 600 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे ये सब चीज़ें बढ़ती हुई देखोगे, जो हमें बढ़ती हुई दिख नहीं रही थी। टोटल एसेट्स इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहे थे और नेटवर्थ कंपनी की इतनी अच्छी तरीके से इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें दिखेंगी इंप्रूव होती हुई। ठीक है, न्यू स्टोर्स को सेटअप करने के लिए जो कंपनी ऑलमोस्ट 300 करोड़ खर्च करने वाली है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ओनली इज लैंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर भी कंपनी 600 करोड़ ऑलमोस्ट खर्च करने वाली है इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद जो इसका कंपनी एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर वो 213 करोड़ है, जो कम है मेरे हिसाब से। कंपनी को ऑलमोस्ट 500 करोड़ का आसपास का खर्चा करना चाहिए था टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिकॉज कंपनी के पास अभी करंटली वही सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहला तो है तुम्हारी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा एडवांटेज है वही कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, इनका सोर्स का नेटवर्क बहुत बड़ा इंडिया के अंदर है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत ज़्यादा चीप आउट करा है। इनको ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 करोड़ तो खर्च करना ही चाहिए था टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग के अंदर कंपनी बेसिकली मार्केटिंग वगैरह के अंदर 320 करोड़ खर्च करने वाली है। यहाँ पे 320 करोड़ की जगह में भी लाइक 200 करोड़ हो सकते थे, और ये 120 करोड़ यहाँ पे जा सकता था दोबारा रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर। लेकिन वो भी सी बात है, कंपनी के अंदर की बातें हैं, कंपनी के अंदर बंदे ही जानी है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो अभी मतलब ये चीज़ क्लियर आउट नहीं हुई है, बिकॉज अभी ये इशू नहीं हुआ है, फिर इसकी डेट वगैरह फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं आया, ये सिर्फ इन्होंने ड्राफ्ट डाला हुआ है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि लॉट साइज क्या होगा, शेयर का प्राइस क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में भी बात नहीं हुई है, तो अभी करेंटली डिस्कस नहीं है कि क्या प्राइस निकलेगा शेयर का। ठीक है, क्या लॉट साइज निकलेगा, क्या एलोकेशंस होंगी। ठीक है, और एक्चुअल में
जो स्मार्ट मनी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो किस हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर प्रमोटर्स बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे लेंसकार्ट के अंदर, बिकॉज लेंसकार्ट एक प्रॉमिसिंग कंपनी है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं, मार्केटिंग अच्छी है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू ठीक दे रहे हैं वो लोग, उनकी ब्रांड इमेज भी अच्छी है, एंड ऑब्वियस बात है यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा, टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे, तो इनके अंदर मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी हैं, अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। अभी तक कंपनी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेगेटिव में दिखाई दे रही है, हर चीज़ पॉजिटिव में जा रही है, तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। और डाउन द लाइन अगर कंपनी 10-15 साल तक इसी तरीके से परफॉर्म करती है, तो इसकी जो टोटल नेट वर्थ है कंपनी की, या फिर जो टोटल वैल्यूएशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, नेट रेवेन्यू, ठीक है, और नेट प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा। लेकिन अब जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मेनली अप्रॉक्सीमेटली 42% ऑफ जो कंपनी का रॉ मटेरियल है, वो जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो चाइना से आ रहे हैं। कंपनी के अंदर ये इशू है। जब तक कंपनी इस इशू को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज अब जो हाई डिपेंडेंसी तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, ओवरऑल दिख रही है, जो लेंसकार्ट परचेज बाहर से चाइना से, ठीक है, 42% ऑफ जो उनके ओवरऑल परचेज बाहर से चाइना से आ रही है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ऑन दी लार्जर स्केल अब इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रही है। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी या फिर तुम बोल सकते हो स्टेबिलिटी कम है। बिकॉज अगर कल को जाके चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर या फिर इंटरनेशनल ट्रेड चेंज होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे जो 42% है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा जो कंपनी का। यहाँ पे तुमको टोटल रेवेन्यू दिख रहा था ना, टोटल इनकम दिख रही थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और टोटल बोरोइंग के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। बिकॉज अगर कंपनी को इशू आता है बाहर से कोई भी चीज़ मंगाने का, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल खरीदने का, अपनी टूल्स वगैरह खरीदने का, तो कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। कंपनी को इंडिया के अंदर ही लेकर आनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स को लेकर आना पड़ेगा। और अगर कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिनिश गुड्स बनाती है, यहीं से रॉ मटेरियल खरीदती है, ऑब्वियसली बात है कि ये जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना तुम्हें, ये नेगेटिव हो जाएगा। और जो ये EBITDA है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये सही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम हो जाएगा, और ये EBITDA भी कम होगा, ठीक है। EBITDA सही नहीं रहेगा, मेरा मतलब ये है कि EBITDA को सही रखा जा सकता है अगर कंपनी कोशिश करे, ठीक है, एफिशिएंसी के थ्रू, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उस पर बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, ठीक है। बिकॉज इनकी जो डिपेंडेंसी है बाहर पे, चाइना पे बहुत ज़्यादा हाई है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज चीपर प्राइस पॉइंट पे सामान वगैरह मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल मिल जाता है, फिनिश गुड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो इस कंपनी के अंदर ये इशू है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन है आई केयर मार्केट के अंदर, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, तो जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के अंदर लेंसकार्ट का, तो अगर तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन लिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है, नहीं, एक्चुअली में सिर्फ टाइटन आई प्लस वो ही इसका इनडायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन तो एक्सिस्ट ही नहीं करता है लेंसकार्ट का इंडिया के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर नहीं करता है। लेकिन जो लेंसकार्ट है वो भी करंटली सोच रही है कि हम लोग तो भाई बाहर जाकर स्पेंड करेंगे, हम लोगों को तो ग्लोबल कंपनी बनना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सर्च करके तुम दिखा देता हूँ। जो लेंसकार्ट का विजन है वो बेसिकली क्या है कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जाके मिडिल क्लास सूटेबल ब्रांड बनना है बेसिकली आई केयर का। बिकॉज अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर या फिर इंटरनेशनल प्रेजेंस के यहाँ पर बात करते हैं लेंसकार्ट की, तो लेंसकार्ट की अभी करंटली प्रेजेंस जापान के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर है। लेकिन जो मेन मार्केट है लेंसकार्ट, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कंज्यूमर रहते हैं, जैसे पूरा यूरोप हो गया, यूरोप के अंदर मल्टीपल्स कंपनी आ जाती हैं, फिर उसके बाद यूके हो गया, और फिर उसके बाद यूएसए हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली भी कोई अच्छा खासा एक्सपोजर नहीं है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर और जापान के अंदर अभी करंटली इतना पॉपुलर ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करते हैं आई केयर के। लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन है यहाँ पे, जो एक्चुअल पेनिट्रेशन कंपनी का देखा जाएगा कि कंपनी एक्चुअली में प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो तभी पता चलेगा जब कंपनी एक्चुअली में यूरोप के अंदर घुसेगी, अमेरिका के अंदर घुसेगी, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अगर कंपनी एक्सपेंशन करने का सोचिए स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा EBITDA के अंदर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। लेकिन यार टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे, बिकॉज इंटरनेशनल स्टोर्स वगैरह, ऑफिस वगैरह खरीदने पड़ेंगे कंपनी को, लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी देखी जा रही है। जितने भी जो बाकी मतलब की मेट्रिक्स है फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे तुम्हारा टोटल बोरोइंग हो गया या फिर जो तुम्हारा प्रॉफिट कम होना या फिर EBITDA कम होना, वो एक्सपेंशन की वजह से यूजुअली हो रहा होगा कंपनी में। तो हम लोगों ने अभी तो करंटली ये डिसाइड करा हुआ है कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी का IPO लेने के बाद
बहुत ज़्यादा चांस है कि जो तुम्हारे शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अभी करंटली मेरे को नहीं पता इसके अंदर लॉकडाउन पीरियड होने वाला है, कितने टाइम का होगा, 6 महीने का होगा या फिर साल भर का होगा, कितना टाइम का होगा। बिकॉज़ अभी तक मैंने पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी हैं इसकी, या फिर मतलब पूरी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी है। बिकॉज़ मेरे पास रिपोर्ट अभी आ चुकी है, पूरा एनालिसिस होकर आ चुका है लेंसकार्ट के बारे में, तो रिपोर्ट मैं पढ़ूँगा और शायद वो रिपोर्ट मैं तुम्हें फ्री में दे दूँ डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। तो अगर तुमने जॉइन नहीं करा हुआ तो तुम वहाँ पे जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर जितने भी आईपीओज़ आ रहे हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर जितने भी एक्शन हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट तुम्हें डेली सुबह मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगी। तुम्हें 50 तरीके की वेबसाइट पर नहीं जाना, 50 तरीके के प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ भी सर्च नहीं करना होगा। तुम्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कॉर्ड के अंदर ही पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर सारी चीज़ें तुम्हें एक डिटेल के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ एनालिसिस नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसका एक प्रीमियम वर्जन भी है और उसका एक फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन के अंदर तुम्हें ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें एक फाइल मिलेगी जिसके अंदर मेजर एक ही चीज़ के बारे में बात हो रखी हुई है। जैसे यहाँ पर लेंसकार्ट है तो लेंसकार्ट के बारे में ही बात हुई है, तो वो पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम पेड मेंबरशिप के अंदर हो, ठीक है, जो है 500 रुपीज़ पर मंथ, अगर तुम 3 महीने का प्लान ले रहे हो तो 1500 रुपये का पड़ेगा। तो इसके अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट पर डे 5 से 6 रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर। जिस भी चीज़ के अंदर अच्छा तुमको स्कोप दिखेगा, अभी जिस भी चीज़ के अंदर अच्छा तुमको पॉसिबिलिटी है कि तुम उसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो, उस चीज़ के बारे में तुम्हें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ये रिपोर्ट्स मैं खुद यूज़ करता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो रिपोर्ट्स मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ एंड बाय एनी सेंस मैं तुम्हें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ। जो रिसोर्स मटेरियल मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ रिसर्च एनालिसिस करने के लिए। उसके बेसिस के ऊपर खाली तुम नहीं अपना रिसर्च एनालिसिस करोगे और ट्रेडिंग वगैरह करोगे, इन्वेस्टिंग करोगे, उसके ऊपर भी तुम्हें अपने आप बाहर से जाकर थोड़ा रिसर्च एनालिसिस करना है। ठीक है, पहली चीज़ से बिकॉज मे भी शायद रिपोर्ट्स के अंदर थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं, बिकॉज एज अ ह्यूमन मेरे से भी एरर हो सकते हैं, किसी और से भी एरर हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि अगर तुम किसी भी एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरा अकाउंट अलग है, मेरे अकाउंट का डाइवर्सिफिकेशन अलग है, तुम्हारे अकाउंट का डाइवर्सिफिकेशन अलग है, तुम्हारा अकाउंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो उस बेसिस के ऊपर तुम्हें अपने आप रिसर्च और एनालिसिस करनी है। मैं तुम्हें सिर्फ रिसोर्स मटेरियल दे रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझना, उसको फाइनेंशियल एडवाइस का पर्सपेक्टिव से नहीं यूटिलाइज करना। मैं तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो ऐसे सोचते हैं, क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, हम तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें सिंप्लीफाइड करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।